दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे युवा पीढ़ी और उनकी चुनौतियां। आ, आपको मालूम ही है कि हिंदुस्तान में इस समय सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45% 45 साल से में भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय भारत में है और कोई भी उसका समाधान नहीं है। 30 लाख पद खाली पड़े हैं सरकार के, लेकिन वो भर नहीं रहे हैं, तो ये समस्या और विकराल हो जाती है। युवाओं के सामने दो तीन समस्याएं बहुत जबरदस्त है। एक तो उनकी रोजगार का सवाल है, दूसरा उनके पढ़ाई का सवाल है। पढ़ाई में भी जिस तरह से पूरे शिक्षा जगत को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, उससे सरकार में अवसर कम हो गए। सरकार के स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो अवसर कम हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग वैसे ही वंचित हो जाते हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता उनके पास। ये आप तो जानते ही हैं कि निजी विश्वविद्यालय या निजी स्कूल कितने महंगे हैं, और उस महंगाई को युवा वर्ग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनको ये जो प्रतियोगी एग्जाम परीक्षाएं होती है उसमें बैठना होता है, और उसके लिए कोचिंग क्लासेस में जाना भी उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको उनका कंपटीशन बहुत भयंकर हो गया है। मतलब आज यह हालत है कि एक पियोन के पद के लिए इंजीनियर और पीएचडी और ऐसे लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, जबकि इन लोगों को तो मतलब बड़ी बड़ी पदों पर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन चूंकि रोजगार नहीं है तो। और फिर दूसरा ये है कि घर भी, मतलब मकान, जो परिवार हैं वो बहुत छोटे हो गए हैं, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। उनके पेरेंट्स जो है उन पे पढ़ने का दबाव डालते हैं, और उनकी इच्छा अगर नहीं है तब भी उनको उन कोचिंग क्लासेस में जाना पड़ता है, और वहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से आत्महत्याएं हो रही है। तो ये 3-4 ऐसी चुनौतियां हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रकाश चंद्र जी जैन, जो प्रोफेसर थे, पहले अपने जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी पढ़ाते थे, और अभी वहां से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अभी आप काम कर रहे हैं पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप अभी भी सेवाएं दे रहे हैं, और आप जो है इस युवा और उनकी चुनौतियों पर अपनी बात रखेंगे। कोई प्रश्न होगा तो हम बीच में करेंगे, और एक बार मैं उनको ये माइक दूं उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। अपने परिवारजनों और परिजनों और मित्रों को बताएं, क्योंकि हम जो समस्याएं लेते हैं या जो बात करते हैं वो बहुत गंभीर और दूरगामी परिणाम वाली होती है, इसलिए इसे देखना जरूरी है। और अगर आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा और हम इसमें ज्यादा प्रयत्न करेंगे। तो अगर आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए और अग्रसर करेगा। तो जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। आपने जो समय दिया उसके लिए आभार। और मैं समझता हूं कि आप हमारे दर्शकों को इस समस्या से मतलब युवाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं वो बताएंगे, और उनका समाधान क्या हो सकता है ये भी आप उन रखेंगे।
मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप ये बात करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सेठ साहब। आप वर्षों से महावीर समता संदेश निकाल रहे हैं। जब से मैं नौकरी में लगा था 1986 से, तब से आपसे संपर्क में हूँ। और उस अखबार की जो एक वैचारिकी और एक विचारधारा है, वो समाज में बदलाव लाने की है। और इसी बदलाव के इस प्रयास में आप निरंतर रूप से लगे हुए हैं। तो मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। मैं एक बार पुनः आपका आभारी हूं। साथियों, आज आप जानते हैं कि भारत विश्व में सबसे युवा मानव शक्ति वाला देश है। और युवा शक्ति होने के कारण हम इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा संपूर्ण देश युवा है। और हम युवकों की तरह या युवकों की वजह से हम बहुत जल्दी प्रगति और उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि युवा तो बन गए हैं, लेकिन उनमें ऐसी कुछ कमियां रह जाती है कि जिनकी वजह से, जैसा सेठ साहब ने बताया, कि रोजगार के अवसर उनको पर्याप्त प्राप्त नहीं हो पाते हैं, शिक्षा जो मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। और जो युवा पीढ़ी हमारे भविष्य की, एक प्रकार से हम कहते हैं भविष्य निर्माण में जिसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वह कहीं कहीं धीरे धीरे नदारद नजर आ रही है। आज भी आप देखते हैं कि युवा पीढ़ी के कंधों पर इस देश का भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य, और ये सारा ही कुछ निर्भर करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, उनको काम धंधा नहीं मिल पाता है, और जब वे रोजगार के अभाव में जब वो आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें एक प्रकार का, जिसको हम कह सकते हैं कि उनमें अवसाद, तनाव और चिंता जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। और जब तनाव सहित व्यक्ति जीवन जिएगा, तो आप जानते हैं कि वह किस प्रकार से अपने जीवन को जिएगा। न उसके पास रोजगार है, न उसके पास आय के साधन है, और न ही वह अपने आप को तकनीकी से, या जिसको हम कह सकते हैं कि वह स्किल डेवलपमेंट के साथ में नहीं जुड़ा है। आवश्यकता इसी बात की है कि समय के साथ युवा अपने आप को अपडेट करे, और जब अपडेट करता है, तकनीकी के साथ जोड़ता है, नए ज्ञान के साथ जोड़ता है, नई शिक्षा के साथ जोड़ता है, तब उसको रोजगार के अवसर की उसको बहुत अधिक मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम परंपरागत तरीके से ज्ञान प्राप्त करेंगे और परंपरागत तरीके से चलते रहेंगे, तो हम इस विश्व की जो जो प्रगति की दौड़ है, उस प्रगति की दौड़ में कई बार पीछे रह जाते हैं और पीछे हम चलते रहते हैं। और यही कारण है कि जब अवसाद, तनाव और चिंता जब पैदा होती है, तो इस तनाव, अवसाद के कारण से कई बार व्यक्ति या युवा जिसमें जोश होता है, आप जानते हैं कि युवाओं में का मतलब ही यही होता है कि युवा का अगर हम विपरीत करें तो वायु होता है। और वायु की तरीके से वह जिस तरीके से उड़ता हुआ चला जाता है, जिस तरीके से वह सोचता, वायु जिस प्रकार से स्वच्छंद होकर घूमती है, तो युवा भी यही सोचता है कि मैं ठीक इसी तरीके से अपने जीवन का यापन करूंगा। लेकिन जब उसके सामने चुनौतियां आती है, जब उसके सामने जिम्मेदारियां आती है, जब उसके सामने विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती है, तो उसका मन टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। और वह टूटने के कारण कई बार आप देखते हैं कि ऐसी गतिविधियों के साथ में वो जुड़ जाता है कि जिससे वह इस समाज को निर्मित करने के बजाय उस विघटनकारी शक्तियों के साथ में जुड़ जाता है। जब हम विघटन की बात कर रहे हैं, जब हम डिसऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो युवा है, जो इस भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज आप देखते हैं कि जो तकनीकी युक्त युवा हैं, जिनके पास में स्किल्स है, वो आज विश्व की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, मालिक हैं, और बहुत बड़ी कंपनियों को वो लोग चला रहे हैं। वो भारतीय ही हैं। तो हमें भी आज इन युवाओं को जब ये शिक्षा प्रारंभ करें या शिक्षा के थोड़े से आगे बढ़ें, तो उनको तकनीकी से उनका परिचित कराना या परिचय कराना बहुत आवश्यक होता है।
और ये आप देखते हैं कि हमारा देश जो 1991 के पश्चात, सन 1991 के पश्चात, जब से वैश्वीकरण आया है, जब से उदारीकरण आया है और जब से प्राइवेटाइजेशन आया है, जैसा सेठ साहब ने कहा कि आज हर तरफ प्राइवेट सेक्टर चल रहा है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और प्राइवेटाइजेशन होने के कारण से इन प्राइवेट सेक्टर में जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, जितना जो प्रतियोगिता बढ़ रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और उस प्रतिस्पर्धा में जो परंपरागत रूप से शिक्षित व्यक्ति है वह अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर गलती से उन्हें कोई स्थान प्राप्त हो भी जाता है तो वह लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि वो आधुनिक तकनीकी के साथ में, आधुनिक शिक्षा के साथ में, आधुनिक ज्ञान के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। तो उनको जोड़ना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज जो युवाओं के सामने जितनी समस्याएं, जितनी परेशानियां जो आ रही है, और उस परेशानियों के कारण वे अपने आप को पथ से, जिसको हम कहते हैं कि जो विकास का पथ है या उनकी शिक्षा का पथ है, उससे वह भ्रमित हो जाते हैं और गलत गतिविधियों के साथ में चले जाते हैं। अपराध आप देखते हैं कि कितने अपराध बढ़ रहे हैं, और इन अपराधों के साथ साथ आपको नक्सलवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, और ये सारी कठिनाइयां, ये जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, इन घटनाओं के कारण से आज हमारा देश जो प्रगति की चरम सीमा को छूना चाहिए, वह अभी भी काफी पीछे है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आज युवा, जब उसको काम नहीं मिलता है, तो आप देखेंगे कि आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी गार्डन में जाएं, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाएं, कहीं पर भी जाएंगे तो युवा मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, अपनी टांग पर टांग रखे हुए, और वह मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया के साथ में जुड़ा है। और सोशल मीडिया में वो क्या कंटेंट देख रहा है, क्या चीज देख रहा है, वह हमें नहीं पता। आप देखते हैं कि आज सोशल मीडिया या गूगल पर आप किसी भी चीज को सर्च करें तो आपको सब चीजें मिल जाएगी। और यही हम देखते हैं कि जब वह जो समाज विरोधी गतिविधियां है करने के लिए, अगर हम ये कहें कि वो बम बनाने की बात करता है, अगर वह गूगल पर सर्च करेगा तो उसको 45 तरीके से उसको मिल जाएगा कि बम किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये सारी स्थितियां इसलिए पैदा हो रही है कि उसका हम एक प्रकार से उसको हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उसको हम जिम्मेदारी नहीं दे पा रहे हैं, और वह अपने परिवार को, अपने समाज को, वह उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, उनकी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहा है। तो इसी अवसाद के कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए ये सोशल मीडिया, जहां पर एक तरफ बहुत ही लोगों के लिए लाभदायक है, तो दूसरी तरफ यह सोशल मीडिया कई बार हम देखते हैं कि समाज विरोधी गतिविधियां करने के लिए भी इन लोगों को तैयार करता है। और इन सब बातों को अगर हम देखें तो आवश्यकता इस बात की है कि इस युवा पीढ़ी को, इस यूथ को, जो एक वायु के तरीके से है, जो बहुत ही निश्चल तरीके से अपना विकास करना चाहता है, लेकिन समाज की थपेड़ों की वजह से वह ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह न घर का रहता है न घाट का, क्योंकि उसके पास में न शिक्षा है, न उसके पास तकनीकी है, न उसके पास ज्ञान है, और इसीलिए वह इस आपराधिक प्रवृत्तियों के साथ में जुड़ता हुआ चला जाता है। आज अगर आप देखेंगे कि अगर हम कल की घटना को ही देखें, कश्मीर की बात करें, तो वहां पर भी युवाओं ने, जो आतंकवादी जिनको हमने देखा है, तो आप देखेंगे कि वो भी 18 से 25-30 साल के बीच के युवा ही हैं जिन्होंने इस प्रकार की हत्या की, नृशंस हत्या की। इस हत्या की हमें भत्सना करनी चाहिए, और इस भत्सना के साथ ही यह भी समझना चाहिए कि वो युवा इस कार्य में क्यों आ रहे हैं, क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है कि जिनकी वजह से वे युवा अपराधी बनने को, आतंकवादी बनने को, नक्सलवादी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ आवश्यकता और इस बात का है कि समाज और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराए, लोगों में या इन युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ में जोड़े, कौशल विकास के साथ में जोड़े। और जब इनका अगर कौशल विकास होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, तो स्किल के साथ में आप देखते हैं कि अगर कोई एक साधारण सा बच्चा जो 10वीं पास करने के बाद में अगर वह ITI कर लेता है तो उसके पास में एक हुनर मिल जाता है। और जब उसको हुनर मिलता है तो चाहे वह इलेक्ट्रिक की दुकान खोल ले, चाहे जो इलेक्ट्रिक जो साधन है उनको सुधारने की दुकान खोल ले, या कोई भी काम कर सकता है, और वो करता है।
क्योंकि उसके पास में अवसर आया है, वह सीखा है और उसके आधार पर अपने परिवार को और अपने समाज को की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। तो कहने का हमारा आशय यही है कि युवा पीढ़ी के साथ में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान तभी हो सकता है जब हम संवेदनशील हो, उनको हम सही मार्ग दिखाएं और उनको शिक्षा के बारे में या उनके जो तकनीकी शिक्षा उन्हें प्रदान करें। जो परंपरागत शिक्षा है उनको तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन तकनीकी शिक्षा भी मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमें उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, युवाओं का जो मेंटल हेल्थ है, उसको भी सुधारना पड़ेगा। और वह सोशल मीडिया पर हम ऐसे कंटेंट को भी रोक लगानी चाहिए कि जो समाज विरोधी है, समाज के विपरीत है, समाज को नुकसान पहुंचाने वाली है। और अगर हम इन सब को देखते हैं तो उनमें एक प्रकार की क्रिएटिविटी या इनोवेशन के उनके अवसर मिलने चाहिए, नवाचार बढ़ाना चाहिए। और इस नवाचार के आधार पर वे नए से नए कार्य कर सकते हैं, नई से नई तकनीकी को अपनाकर वह बहुत बड़े काम कर सकते हैं। आप जानते होंगे कई बार ऐसी स्थितियां भी होती है, ऐसी घटनाएं भी आती है कि जिसमें 10-12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा एक 300 करोड़ का मालिक हो जाता है, क्योंकि वह उसने स्टार्टअप या इस प्रकार से उसके पास आइडिया हो गया कि जिसकी वजह से उसने एक नवाचार के माध्यम से अपनी आय बढ़ाई और समाज के लिए उसने एक नया रास्ता दिखाया। और यही जो स्टार्टअप, ये जितने भी आप नए आइडियाज हैं, इन आइडियाज को अगर किया जाए तो निश्चित रूप से इस समाज को सुधारने में मदद मिल सकती है। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी मुख्य रूप से इस समाज को एक नई दिशा देने का काम करती है। लेकिन हमारे इस समाज में जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे मोरल वैल्यूज हैं, वो मूल्य भी कई बार इस प्रकार से टूट रहे हैं, उनका पतन हो रहा है कि जिसकी वजह से युवा पीढ़ी बिखर रही है। मूल्य, आप जानते हैं कि मूल्यों को जब हम कहते हैं कि जो हमारे सोशल वैल्यूज हैं, उन मूल्यों को अगर बढ़ावा दिया जाए तो उन मूल्यों के आधार पर उनका सोशलाइजेशन इस प्रकार से होता है बचपन से ही। हम देखते हैं कि जो सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है कि बचपन से ही बच्चों को जिस प्रकार से गढ़ा जाएगा, जिस प्रकार से उनको बताया जाएगा, वैसा का वैसा वो आगे बढ़ेंगे और आगे समाज को जोड़ेंगे। तो ये जो हमारे मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, इन मानवीय मूल्यों के आधार पर भी उनका विकास किया जाना चाहिए। स्कूलों में इस मानवीय मूल्यों को पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। हम देखते हैं कि नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, लेकिन नैतिक शिक्षा का किसी भी प्रकार से मूल्यांकन नहीं होता है। उसको वो जो उनके डिवीजन के जो मार्क्स होते हैं उसमें नहीं जोड़ा जाता है। न जोड़ें, कोई बात नहीं, लेकिन उसको इस प्रकार से हम प्रचारित करें और इस प्रकार के उदाहरण उनके सामने पेश करें कि वो बच्चे उस उदाहरण को अपनाकर अपने जीवन को सफल और सक्षम रूप से बना सकते हैं। तो इसलिए अगर हम समाज में सामाजिक सद्भाव, एकता को बनाए रखना चाहते हैं तो इन मूल्यों का भी विकास करना चाहिए, इनका संचार करना चाहिए, इनका संचरण करना चाहिए, ताकि ये आने वाली पीढ़ी है इन वैल्यूज के माध्यम से, इन मूल्यों के माध्यम से अपने आप को तैयार कर सके। और ऐसी अगर कोई विपरीत परिस्थिति उसके सामने जीवन में आती है तो इस विपरीत परिस्थिति का वो मुकाबला कर सके। ये मूल्य ही हैं जो व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं, उसके मनोबल को मजबूत बनाते हैं, और वह इस पीढ़ी को या इस समाज को और भी अधिक नई दिशा दे सकता है। तो समाज में जो भी इन ये समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, इन समस्याओं का समाधान हमारे ही हाथ में है। और इनको, जैसा कि हम कह सकते हैं कि युवाओं को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि वह आगे बढ़कर समाज के लोगों की मदद कर सकें और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो वही सिद्धांत हमारे यहाँ पर लागू होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अगर सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा, और अगर जो फिट नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये सिद्धांत के आधार पर हम इस युवाओं को, जैसा आप देखते हैं कि बहुत से युवा ऐसे हैं, जैसा आपने बताया कि रोजगार के लिए भी वो जाते हैं, कोचिंग करते हैं, और कोटा जहां पर एक कोचिंग सेंटर है, और वहां पर आप देखते हैं कि वो कोटा का नाम कई बार ऐसा होता है कि सुसाइडल सिटी के नाम से जब प्रसिद्ध हो गया कि वहां सुसाइड बच्चे करते हैं आए दिन अखबार में।
आप देखते हैं कि 18 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे, वो सब इस प्रकार के सुसाइड के साथ में कई बार जुड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को फिट नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं केवल इस छोटे से प्रोग्राम में केवल आपसे यही कह सकता हूं कि युवा पीढ़ी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम लोग भी कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती है, एनजीओज कर सकते हैं, और ये सभी लोग मिलकर अगर हम इसका करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र सबल बनेगा और उन युवाओं को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में हम उनको जोड़ सकेंगे। मेरे ख्याल से तो ये इसी के साथ मैं आपका एक बात पुनः धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। आपने एक तो स्किल डेवलपमेंट की बात कही, तो स्किल डेवलपमेंट का तो अपने डिपार्टमेंट बनाया था मोदी जी ने, लेकिन वो ज़्यादा कोई सक्सेस नहीं हो पाया। 1 महीने की ट्रेनिंग या 2 महीने की ट्रेनिंग का ऐसा कुछ उसमें था, इंटर्नशिप वाला, लेकिन वो कोई ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। और जिस तरह की ट्रेनिंग उसमें हो रही थी वो भी कोई ज़्यादा उसको मतलब तवज्जो नहीं मिली। दूसरा ये है कि एक तो सेना में जो भर्तियां होती थी उसमें ये अग्निवीर ला करके उन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया। फिर ये जो एक जो नशा जो है वो बहुत फैल रहा है युवाओं में, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो मैं सोचता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ कहें कि नशे से कैसे जो है निपटा जाए। नशाखोरी, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे मद्यपान हो, और चाहे किसी भी प्रकार का ये नशाखोरी है। नशाखोरी तो स्वास्थ्य के लिए वैसे भी हानिकारक है, लेकिन जब व्यक्ति अकेले रहता है, चिंता में होता है, अवसाद में होता है, परेशानी में होता है, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के साथ में एक सस्ता और सरल उपाय यह है कि वह किसी भी प्रकार का नशा कर ले ताकि वह मानसिक रूप से शांत हो जाए, और वह फिर उसी के साथ वो जुड़ता हुआ चला जाता है। और यही ड्रग्स की वजह से, इस नशाखोरी की वजह से ही आज हमारी बहुत सी लोग या युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो इस नशे की लत से लग रहे हैं। और इसको हमें रोकना है तो इन बच्चों को समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा, और जो पेरेंट्स हैं उनको उन बच्चों पर भी नियंत्रण या उनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अगर पेरेंट्स उस पर नजर नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा गलत काम कर रहा है तो वह उसको कोई रोकेगा नहीं, तो वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये नशाखोरी की आदत और नशा नियंत्रण करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उसकी उपलब्धता में कमी की जाए। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर तो अगर शहर में आप चले जाएं तो हर 15-20 दुकान के बीच में आपको एक शराब की दुकान मिल जाएगी। वहां पर आपको व्यक्ति आसानी से वो नशा प्राप्त कर सकता है, और वहां पर अगर 8 बजे के बाद भी आप जाएंगे या संडे को या ऐसी जो राष्ट्रीय अवकाश होते हैं तब भी वहां पर आपको नशे की वस्तुएं मिल जाएगी। तो ये जो उपलब्धता है, अगर इस उपलब्धता को कम किया जाए तब भी इस नशाखोरी पर कुछ मात्रा में नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये नशा तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो कमजोर करता ही है, लेकिन अगर हम राष्ट्र के लेवल पर देखें तो जो युवा इस भविष्य के जो पीढ़ी है, जो भविष्य निर्माता है, वही अगर कमजोर होंगे तो हमारा राष्ट्र किस प्रकार से दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले खड़ा हो सके। तो ये इसके ऊपर हम लोगों को सबको मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। बड़ी ये मतलब नशा एक बहुत बड़ी समस्या है पंजाब में। तो जैसे आप देखिए कि हर ड्रग्स का और शराब का इतना चलन है कि वहाँ पे तो वो की फिल्म ही बनाई हुई उड़ता पंजाब, और वो उड़ता पंजाब अब दिल्ली में भी चल रहा है और यूपी में भी। अब यूपी में आप देखिए कि अभी मार्च के महीने में एक के साथ एक फ्री बोतल दे रहे थे तो इससे तो नशा बढ़ेगा ही ना। आप उसको मतलब इस तरह की स्कीमें लाओगे तो नशा बढ़ेगा और ज़्यादा नुकसान होगा। तो सरकारों को भी सोचना चाहिए कि अपनी रेवेन्यू के करने के लिए ही ये नहीं करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरकारों को नशाबंदी लागू करनी चाहिए। शराब के पैसे से मतलब अस्पताल और स्कूल तो कम से कम नीच चलाने चाहिए। खैर, इसी पॉइंट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैन साहब ने बहुत ही मतलब सिलसिलेवार और बहुत अच्छे ढंग से सारी बातों को आपके सामने रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें। लोगों को बताएं कि प्रोफेसर पीसी जैन ने इतनी अच्छी वार्ता दी है, आपको सुनना चाहिए। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के